सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। अंतरिम बजट के बाद आज बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में तेजी देखी गई। वहीं बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाई से 900 अंक से ज्यादा फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स 440 अंक चढ़कर 72,086 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 156 अंक चढ़कर 21,854 पर बंद हुआ। चलिए पूरा हाल मार्केट का समझते हैं अब सुमित से। तो सुमित बताएं आज क्या कुछ मार्केट की हाइलाइट्स रही। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। टैक्स रिफॉर्म पर सरकार ने बजट में जो फैसले लिए हैं उसके बारे में सरकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कि फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही टैक्स की पुरानी व्यवस्था को खत्म करने का कोई इरादा है। ये कहना है राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकार टैक्स की नोटिस की संख्या में कमी लाने की कोशिश कर रही है। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के साथ वित्त मंत्री की एक्सक्लूसिव बातचीत। Yesterday in your budget speech, you were very appreciative of, income tax payers. In fact, the number of income tax, people paying income tax has gone up. Collections are up 2.4 times. You were quite appreciative. In fact, I thought you just stopped short of sort of giving them something back because, it was a vote on account. My question is that, salaried people are paying 30% today, whereas corporates pay 22% tax. In the longer term, directionally... Corporates meaning as an entity, yes, as an entity, that's right. So I'm saying in the longer term, directionally, do you think you would align this in some way or the other? I'm talking about the longer term. Well, the direct taxation reforms are a steady job in the pipeline, and some results come out and more work is happening. So direct taxation is something on which one ease of the taxpayers' facilitation which has to be improved, and also one of the things happened yesterday, one of the serving the customer better business in the taxation regime happened yesterday, but more work can always be done. Yes, so salaried can be more hopeful in the coming days in your July budget. I'm not saying anything now. No, I know that. I mean directionally over the long term. सरकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की समीक्षा का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही टैक्स की पुरानी व्यवस्था को खत्म करने का कोई इरादा है। ये कहना है राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकार टैक्स नोटिस की संख्या में कमी लाने की कोशिश कर रही है। अंतरिम बजट में इस प्रकार का कोई भी बड़ा घोषणा या बड़ा बदलाव करना वैसे भी उचित नहीं, और कैपिटल गेन के बारे में जो स्पेशली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में जो बात है, मेरा ऐसा मानना है कि उसके ऊपर में चर्चा ज्यादा हो रही है और उसमें कोई ज्यादा अंतर जो है टैक्स दरों में, जो विभिन्न एसेट क्लासेस में जो टैक्स दरें हैं, एक 10% की टैक्स दर है जो कि शेयर्स के ऊपर में है लॉन्ग टर्म में, और एक 20% है। वो लगता है 20% है, लेकिन उसमें इंडेक्सेशन का लाभ जब देते हैं तो हमने ये एक अनुमान लगाया है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इंडेक्सेशन का वहां पे लाभ मिलता है, तो वो भी करीबन 11% ऑन एंड औसतन 11% ही बैठती है। बजट में रेलवे के लिए 3 नए कॉरिडोर बनाने का ऐलान हुआ है। कैसे बनेंगे ये कॉरिडोर और इनका क्या फायदा होगा, समझने के लिए देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। 3 नए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हैं, जो सीमेंट के लिए है, माइनिंग। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं है, कॉरिडोर है। ये मैं पूछना चाहता हूं, पहले के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ये जो स्पेशल कॉरिडोर कैसे अलग होगा? मैं इसको समझाता हूँ। ये कॉरिडोर प्रोग्राम है। कॉरिडोर प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि देश में जितने भी ओरिजिन्स हैं, मान लो एक स्टील का प्लांट है तो वो ओरिजिन हुआ, मान लो किसी शहर में जहाँ पे घर बन रहे हैं वो डिमांड मार्केट, मान लो एक सीमेंट का प्लांट है वो ओरिजिन हुआ, मान लो जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है उसका वो डिमांड हुई।
मान लो एक पैसेंजर्स का बड़ा हब है पटना और बहुत सारे नीचे डेस्टिनेशन पॉइंट्स हुए, बेंगलोर हो गए, हैदराबाद हो गए, चेन्नई हो गए। तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन इसकी सबसे इम्पोर्टेंस होती है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में। तो सारे देश भर के नेटवर्क में सारे ओरिजिन्स को रखा गया, सारे डेस्टिनेशंस को रखा गया, इन सबको पीएम गतिशक्ति पोर्टल पे मैप किया गया। मैप करके एग्जिस्टिंग नेटवर्क की कैपेसिटी उस पर डाली गई, नई कैपेसिटी कितनी चाहिए, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, आने वाले कई वर्षों तक के हिसाब से एनालिसिस करके, वैसा करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मान लो कहीं पे नई लाइन की ज़रूरत है, मान लो कहीं पे डबलिंग की ज़रूरत है, मान लो कहीं पे ट्रिपलिंग करने की ज़रूरत है, वो सारी मैपिंग हो गई। वो सारी की सारी 2 साल में एक्सरसाइज की गई है। 18 से अधिक मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया गया है, सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ विचार विमर्श किया गया है, राज्य सरकारों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन हुआ है। ऐसा करके बड़े कंसल्टेशंस के बाद में ये तीनों कॉरिडोर प्रोग्राम्स आए हैं। इन तीनों कॉरिडोर प्रोग्राम में करीब 40,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनेंगे। नए ट्रैक बनेंगे, हाँ। डबलिंग छोड़ के। डबलिंग मतलब नया ट्रैक बना ना। हाँ ठीक है, समझिए। एक ट्रैक के साथ दूसरा ट्रैक बना तो नया बना। हाँ, तो उसको मिला के 40। हाँ, टोटल नए ट्रैक बनेंगे, 40,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनेंगे। मतलब जर्मनी का जितना नेटवर्क है उतना इसमें भारत में अपना। कब तक कुछ आप लोगों ने? ये 8 वर्षों का प्रोग्राम है, 6 से 8 साल का प्रोग्राम है। काफी प्रोग्रेस हुई है, काफी सारी प्री एक्सरसाइज जो कहते हैं वो हुई है। लागत कितनी आएगी इसमें? करीब 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय की ये बेबाक बातचीत देखिए बिग बजट एक्सक्लूसिव शाम 5:57 पर। जो मुझे वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार इस अंतरिम बजट में भी फिस्कल प्रूडेंस पे काफ़ी ज़्यादा जोर देगी। फिस्कल डेफिसिट में बहुत ज़्यादा छूट देने के मूड में सरकार नहीं है, फिर नरमी बरतने के मूड में सरकार नहीं है। We continue on the path of fiscal consolidation as announced in my budget speech of 2021-22. चालू कारोबारी साल का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है जो 5.9%, उस पर तो सरकार मुझे लगता है बरकरार रहेगी। हो सकता है कि 5.9% से भी कम का आंकड़ा दिखाए चालू कारोबारी साल के लिए। अगले कारोबारी साल के लिए जितना इस साल है उतना तो रखेगी, उसमें और कटौती करे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. वो जातियां हैं जिसका जिक्र कई बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जी हाँ, महिला, गरीब, किसान और युवा, इन 4 जातियां फिर कहीं 4 वर्गों के लिए सरकार खास ऐलान कर सकती है। As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadata. बजट में विनिवेश यानी डाइवेस्टमेंट को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा ठंडा रुख अपना सकती है, या फिर कहें कि डाइवेस्टमेंट का बहुत जिक्र ना मिले तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिस्कल पोजीशन के लिए इतना पैसा हमें लाना ही लाना वो हमने उस अप्रोच को छोड़ दिया। बैलेंस के लिए इतना पैसा हमें चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए, जो भी प्राइस हो बेच दो, वो हम अभी नहीं कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं आगे। आखिरकार झारखंड में नई सरकार और नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई को शपथ दिलाई। चंपई के साथ कांग्रेस से आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री बने हैं। हालांकि राज्यपाल ने चंपई को 10 दिन में बहुमत साबित करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बुधवार को चंपई सोरेन ने सरकार बनाने के लिए बहुमत का दावा किया था।
वहीं झारखंड में मचा सियासी घमासान संसद तक पहुंच गया है। संसद बजट सत्र के दौरान झारखंड मुद्दे पर जमकर सियासी घमासान हुआ। झारखंड मुद्दे को लेकर राज्यसभा से विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड मुद्दे को उठाया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया और आज 12:30 बजे वो वोट एक में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक तरफ यानी देखिए संविधान के धज्जे कैसे उड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी इधर रिसिग्नेशन देते हैं, उधर वो वोट लेते हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ झारखंड में, ये क्यों नहीं हुआ? अगर वो हो सकता है 12 घंटे में रिसिग्नेशन हो सकता है, 12 घंटे में लिस्ट सबमिट हो सकती है। सर 1 मिनट 12 घंटे में लिस्ट होती है, 15 मिनट में उनको बुलाया जाता है, 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया। ये शर्मनाक बात है, ये तो धज्जे उड़ाएगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन पर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और हाई कोर्ट जाने को कहा है। हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, वहीं ईडी ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। बता दें कि ईडी ने 31 जनवरी को कथित लैंड स्कैम केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।